नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं एकलव्य एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज पढ़ने वाले हम भारत की प्रस्तावना, वो भी डिटेल में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। और बिल्कुल भी प्रस्तावना को रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। कोशिश कीजिए कि सारी चीज़ें कवर हो जाएं एक ही वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। भारत की प्रस्तावना। भारत की जो प्रस्तावना है, सर्वप्रथम 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को किया गया, पारित किया गया। हुआ यह था कि संविधान सभा की जो तीसरी मीटिंग थी उसमें नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उस उद्देश्य प्रस्ताव का संशोधित रूप ही आज प्रस्तावना बनी है। भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ली है और भारत के संविधान की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना का जो पहला वाक्यांश है, हम भारत के लोग, उसे यूएनओ से लिया गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अभी नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम यूएन हो गया है, वहां से लिया गया है। और यूएनओ ने इसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से लिया है। बात करते हैं प्रस्तावना की प्रकृति। इसकी जो प्रकृति है वो न्यायोचित नहीं है, अर्थात कोई भी वाद विवाद होने की स्थिति में प्रस्तावना का सहारा कभी नहीं लिया जा सकता किसी न्याय जजमेंट के लिए। अर्थात वाद विवाद की कंडीशन में प्रस्तावना न्यायोचित नहीं मानी गई, अर्थात प्रस्तावना की कोई भी व्यवस्था को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब उस पर केस दर्ज नहीं हो सकता जो भी संविधान की प्रस्तावना में लिया गया है या जो भी संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। बात करते हैं प्रस्तावना में क्या अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परंतु उसके मूल ढांचे, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उसके मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना संविधान की प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भारत की प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है और वो भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, जो 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था। इसमें संशोधन किया गया था कि इस संविधान की जो प्रस्तावना है, इसके पहले पैराग्राफ में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया और इसके छठे पैराग्राफ में और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। काफी जगह देखा है मैंने कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया, लेकिन ये और जो शब्द है ना, इसको भी जोड़ा गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि और शब्द को भी हम प्रस्तावना में जोड़ा गया था। बात करते हैं तो समाजवादी शब्द आपका यहाँ जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष आपका यहाँ जोड़ा गया है, और बात करते हैं और अखंडता, तो और अखंडता आपका यहाँ जोड़ा गया है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो बेरुबारी यूनियनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बताया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उसका भाग नहीं है। इसके बाद आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला आया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है परंतु न्याय योग्य नहीं है, अर्थात प्रस्तावना में जो कुछ भी लिखा गया उस पर कभी भी केस दर्ज या फिर वाद विवाद सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत में नहीं हो सकता, क्योंकि वो न्याय योग्य नहीं है। सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि संविधान के किसी भी भाग में अस्पष्टता हो या फिर कुछ समझने में दिक्कत आ रही है तो उसका समझने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रस्तावना से जुड़े हुए जो भी वाद आए हैं, जो भी केस आए हैं, केस स्टडी करेंगे कि करके सभी केसेस जितने भी आए हैं उन सभी को लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो मामला आया था वो 1960 में आया था, बेरुबारी संघ। इसमें बताया कि प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और इसमें एक ये भी कहा गया था कि यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की एक कुंजी है।
और ये हिदायतुल्लाह जी ने कहा था, ये उस टाइम पे जजमेंट दिया था उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक केस बना था गोलकनाथ वाद 1967 का वाद है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां भी संविधान की भाषा अस्पष्ट हो, स्पष्ट यहाँ पर गलत लिख गया है, ये आएगा आपका अस्पष्ट। जहां कहीं भी संविधान की भाषा अस्पष्ट हो या संदिग्ध हो, वहां उसके अर्थ का मतलब है संविधान का अर्थ निकालने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। और ये जो बात कही गई थी वो गोलकनाथ वाद 1967 में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। केशवानंद भारती वाद, ये इंपॉर्टेंट बनता है। बेरुबारी जो संघ था, उस वाद में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें उसके निर्णय को क्या कर दिया, एकदम उलट दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न भाग है। जहां न्यायालय ने भी कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत इसमें संशोधन भी कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में कभी भी परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, परंतु न्याय योग्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो मामला आया था प्रस्तावना से, वो 1993 में आया था, रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद। इसमें कुछ कुछ बोला गया था, उसको पढ़ लेते हैं। प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, मतलब संविधान की जो पावर है जो भी आती है वो प्रस्तावना से नहीं आती, बल्कि कहाँ से आती है, उसकी पावर यानी शक्ति का स्रोत कहाँ है, उसके संविधान में जो अनुच्छेद दिए वहीं से है। अगला पॉइंट कह रहा है, प्रस्तावना विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध आरोपित करने का स्रोत नहीं है, मतलब उस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती, विधानमंडल पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकती प्रस्तावना। संविधान के संदिग्ध द्विअर्थी उपबंधों या अस्पष्ट कोई भी चीज हो, कोई भी आर्टिकल लिखा हो, उसको समझने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है, उस समय प्रस्तावना उपयोगी हो सकती है। अगला जो केस आया था वो आया था आपका SR बुम्बई वाद 1994, 1 साल बाद ही आया था। इसमें बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार को प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय और न्यायिक पुनरावलोकन भी इसकी मौलिक संरचना में सम्मिलित है। किसमें, प्रस्तावना की मौलिक संरचना में ये सभी शब्द शामिल हैं। अगला जो केस आया था वो आया था LIC ऑफ इंडिया वाद 1995, इसके 1 साल बाद आया था। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था कर दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, उसका क्या है, आंतरिक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ डायरेक्ट जो क्वेश्चन है, जो तथ्य हैं वो पूछ ले जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। क्या क्या कहा गया है कि भारत की प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ वाद बनाम पंजाब राज्य 1967 के मामले में प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा है। मूल आत्मा कहा है। KM मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। अर्नेस्ट बर्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को हृदय या आत्मा कहा है। NA पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। काफी इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि संविधान में जितने भी अधिकार दिए, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे कुछ भी हो, वो सभी व्यर्थ हो जाएंगे अगर एकमात्र अनुच्छेद 32 अगर ना हो, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ना हो तो वो क्या, उनको कहीं पे भी लागू नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो आर्टिकल आपका 32 है उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे संविधान की आत्मा कहा है। एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं प्रस्तावना पढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं किसकी, मूल अधिकार की। वो इसलिए कि एक कथन है कहीं पे, संविधान की आत्मा किसको कहा है, आर्टिकल 32 को भीमराव अम्बेडकर ने, और आत्मा किसने कहा है, हिदायतुल्लाह जी ने कहा है।
तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो इसीलिए कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने दोनों को एक ही जगह लिख दिया है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों की व्याख्या। कुछ शब्द दिए गए प्रस्तावना में, इन सभी शब्दों की हम क्या कर दें, व्याख्या सीखते हैं कि क्या क्या कहा गया है, क्या क्या है इन शब्द का मतलब। एक एक करके सभी शब्द को जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। संप्रभु या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक मामले, विदेशी मामले या युद्ध से रिलेटेड जितनी भी मामले हैं उनमें किसी भी निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र है और भारत किसी भी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। अर्थात भारत अपने हर क्षेत्र के लिए क्या है, अपने आप में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। भारत को किसी अन्य देश की या अन्य शक्ति की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सक्षम है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लंदन में अप्रैल 1949 में प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में घोषणा की थी कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बन जाने के बावजूद भी राष्ट्रमंडल अर्थात कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहेगा। पंडित नेहरू ने घोषणा की थी कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की हैसियत से राष्ट्रमंडल की सदस्यता ले रहा है। भारत के ऊपर ब्रिटेन का कोई भी आधिपत्य नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। भारत जब चाहे कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता का त्याग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डायरेक्ट लिखने के लिए काम आएंगे। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के नाते किसी देश के क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या अपने देश की सीमा को छोड़ सकता है। मतलब ये है कि अगर कोई युद्ध हो या फिर कोई समझौता हो, कोई ट्रीटी हो, संधि हो जिसके द्वारा भारत को कोई राज्य क्षेत्र दिया जा रहा है तो भारत उसको ग्रहण कर सकता है, वो अपने आप में इतना सक्षम है। और या फिर भारत को कोई अपना राज्य क्षेत्र किसी को देना हो तो वो अपनी सीमा का त्याग भी कर सकता है। अगला जो शब्द है वह समाजवादी। समाजवाद शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं था। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 3 जनवरी 1977 को जोड़ा गया था। भारतीय समाजवाद में आर्थिक न्याय की अवधारणा को लोकतंत्र के साथ मिलाकर चलता है। इस दृष्टि से लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है। इसमें अर्थव्यवस्था के स्तर पर निजी उद्यमशीलता, सरकारी नियंत्रण जैसे तत्व साथ साथ अस्तित्व में होते हैं। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित हिंसक संघर्ष जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था, उस सिद्धांत को ये प्रस्तावना का जो समाजवादी शब्द है वो क्या करता है, अस्वीकार करता है और अहिंसक तरीके से समाजवाद की उपलब्धि को प्राप्त करना चाहता है। एक विवाद आया था DS नाकारा बनाम भारत संघवाद 1982 में आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को स्पष्ट किया और कहा कि भारतीय समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का अनोखा मिश्रण है जो निश्चित रूप से गांधीवाद की ओर झुका हुआ है। इस व्याख्या का निहितार्थ यह था कि हमारा समाजवाद आर्थिक समानता, आय के समान वितरण, वंचित वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा करने, उन्हें आधिकारिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर बल देता है, किंतु इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह अहिंसक और शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करता है तथा निजी संपत्ति उद्यमशीलता को खारिज किए बिना दोनों पक्षों में समन्वय साधने का प्रयास करता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं इसका जो समाजवादी शब्द है। इस समाजवादी शब्द में एक चीज है कि जितने भी सोर्सेज हैं, सोर्सेज जहां से पैसा मिलता है या फिर कोई भी चीज मिलती है, उन सब पर किसका आधिपत्य होगा, सरकार का। मतलब सोर्सेज पर किसका हक होगा, सरकार का। लेकिन आय की वितरण की बात करें, आय का वितरण या फिर इन सभी सोर्सों के वितरण की बात करें तो उन सभी का वितरण समाज में एक व्यवस्थित तरीके से या फिर समाज में समान तरीके से वितरण नहीं कर पाती है सरकार। तो अभी 2015-2016 में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द, इन दोनों को प्रस्तावना से हटाने की मुहिम भी चली है, जिनका काफी दलों ने और सरकार ने
जो आपकी विपक्ष में सरकार है उन्होंने, जो विपक्ष में पार्टी उन्होंने विरोध किया है, और काफ़ी लोगों ने भी विरोध किया है कि ऐसा करने से बहुत सारी चीज़ों में अनियमितता आ जाएगी। और यहाँ तक कि कहा है कि प्रस्तावना में जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें एक शब्द है आपका अखंडता, क्या उस अखंडता को भी समाप्त कर दिया जाएगा? अगर आप समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को हटा रहे हो तो अखंडता को समाप्त कर दिया जाएगा? कि आंसर है नहीं, तो उसको नहीं हटा सकते। तो इन चीज़ों पर फोकस करने से बेटर है हम नए रोजगारी के अवसरों के बारे में बात करें, नई टेक्नोलॉजी की बात करें, समाज को डेवलप करने की बात करें। तो इनको हटाने या जोड़ने का कोई सवाल नहीं होता है, बल्कि ये हमारे सोर्सेज में है, संविधान में है, प्रस्तावना में, तो इनको ऐसा ही रहना ही न्यायोचित होगा। भारत की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों की व्याख्या। अब बात करते हैं पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं कि पंथ निरपेक्ष क्या है। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य है कि भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है, मतलब भारत अगर देखा जाए तो धार्मिक दृष्टि से भारत का जो संविधान है एकदम तटस्थ है। तटस्थ का मतलब ये कि भारत का कोई भी, मतलब भारतीय संविधान है उसका कोई भी धर्म नहीं होगा, और संविधान सभी धर्मों को आदर यानी रेस्पेक्ट की नज़र से देखता है और सभी को समान दृष्टि से देखता है। भारत किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करता है, और ना ही किसी धर्म के नागरिकों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता से वंचित करता है। यहाँ तक कि भारत के जितने भी नागरिक हैं संविधान में उन सभी को किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने, उसका प्रचार करने, यहाँ तक कि आप किसी से बोलकर धर्म परिवर्तन भी करा सकते हो। धर्म परिवर्तन, अगर वो हिंदू से मुस्लिम या मुस्लिम से हिंदू बनना चाहे तो उसका धर्म परिवर्तन करवाने की भी आपको छूट है, बशर्ते वो धर्म परिवर्तन जबरन नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उसकी इच्छा से अनुसार ही होना चाहिए था। फिर से वही बात है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। मूल अधिकारों में अनुच्छेद 25 से 18 तक जो आपका भाग 3 है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जो भी काफी व्यापक है, उसमें बताया गया है, जिसको हम आगे पढ़ लेंगे। मूल अधिकार जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पढ़ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को मूल लक्षणों में निहित किया है, मतलब जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें क्या किया गया है, इसको शामिल किया गया। बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं लोकतंत्रात्मक जो शब्द है लोकतंत्र, उसकी बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जहां सर्वशक्ति जनता में निहित होती है। जनता जो चाहे वो कर सकती है, क्योंकि वोटिंग का पावर किसके पास है? जनता के पास। तो सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? जनता में निहित है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार होता है। लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का किया जाने वाला शासन है। ये बात कही थी आपके अब्राहम लिंकन जी ने। लोकतंत्र क्या है? जनता द्वारा जनता के लिए जनता का किया जाने वाला शासन। अब बात करते हैं लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। लोकतंत्र की जो व्यवस्था की गई है वो लोकतंत्र आपका 2 प्रकार का है। एक आपका आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और आपका आता है दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो भारत जैसे विशाल देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि जनता सीधे सीधे क्या करेगी? शासन कर लेगी। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता सीधे सीधे नहीं करेगी, वो अपने प्रतिनिधि चुनेगी, और प्रतिनिधि क्या करेंगे? उस सरकार को चलाएंगे या फिर शासन को चलाएंगे। तो अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वो बड़े बड़े देशों में होता है जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो। अब भारत जैसा देश जहाँ की पॉपुलेशन 132 करोड़ तक पहुँच चुकी है, तो वहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का होना सवाल ही नहीं होता है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जनता की ओर से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? शासन चलाते हैं, अर्थात सरकार चलाते हैं, कानूनों का निर्माण करते हैं।
इस प्रकार लोकतंत्र को, और इस प्रकार जो लोकतंत्र है उसे प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र, वो कितने प्रकार का होता है? वो भी आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आता है संसदीय प्रतिनिधि लोकतंत्र, जो भारत जैसे देश में है, और अध्यक्षीय प्रतिनिधि लोकतंत्र, जो ब्रिटेन जैसे देश में है। मतलब इसमें ये कि प्रतिनिधि चुनकर तो दोनों जगह से आ रहे हैं, लेकिन यहां पर हेड, एक अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया गया, जो कि कैसा है आपका वंशानुगत है, और यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं होता है वंशानुगत, हमेशा चुनाव होता है और चुनाव के द्वारा ही आपका जो प्रेसिडेंट है वो चुना जाता है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को चुना है, जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति क्या है, जवाबदेह है। विधायिका मतलब किसके प्रति जवाबदेह है? संसद के प्रति। और उसकी जांच कौन करेगा? आपका सुप्रीम कोर्ट। वयस्क मताधिकार हो, सामयिक चुनाव हो, विधि की सर्वोच्चता हो, न्यायपालिका की सर्वोच्चता हो या न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था में निहित लोकतांत्रिक लक्षण है। आगे बढ़ते हैं। गणराज्य, कि गणराज्य का मतलब क्या है? भारत एक गणराज्य है। गणतंत्र या गणराज्य उस राज्य को कहते हैं जहां नागरिक किसी भी पद पर आसीन होने की अर्हता यानी एलिजिबिलिटी रखते हों, मतलब किसी भी पद पर वो जा सकते हैं अगर उनमें योग्यता है तो। ऐसे राज्यों में राज्य प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अमेरिका और फ्रांस की तरह भारत ने भी इस प्रणाली को स्वीकार किया है। यही कारण है कि भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वंशानुगत न होकर जनता द्वारा परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, कि जनता सीधे भाग नहीं लेती है, उसमें एमएलए और एमपी वगैरह वो भाग लेते हैं, वोट वैल्यू वगैरह होती है। तो आगे पढ़ेंगे। इस दृष्टि से ब्रिटेन की स्थिति विशिष्ट है। यद्यपि आधुनिक लोकतंत्र का आरंभ वहीं से हुआ है, मतलब कहाँ से हुआ है? ब्रिटेन से ही हुआ है, तब भी वहाँ राज व्यवस्था अभी तक गणतंत्रात्मक नहीं हो सकी। गणतंत्रात्मक नहीं हो सकी क्योंकि अभी भी यहाँ पर जो ब्रिटेन का राज मुकुट है, जो क्राउन है, वो वंशानुगत होता है। जो भी राजा हो या फिर रानी हो, क्या होगा? वहाँ का अध्यक्ष होगा। और उसकी कंपैरिजन किए तो भारत का जो प्रेसिडेंट है उससे उसकी क्या की जाती है? कंपैरिजन की जाती है। आगे बढ़े। फिर आता है, हमने संविधान के जो भी उद्देश्य थे, जो शब्द थे, जैसे पंथ निरपेक्ष हो गया, उसको पढ़ लिया। इसमें कुछ आगे दिए गए उद्देश्य, कि उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या है? प्रस्तावना में उन शब्दों को जोड़ा गया है। कि उद्देश्य का मतलब है कि क्या मिलेगा जनता के लिए, कैसे कैसे होगी उनकी व्यवस्था, क्या क्या प्रावधान है उनके लिए, इन सबको बताया गया उसका उद्देश्य में, ऑब्जेक्टिव में। जो भारत की प्रस्तावना उसमें ही ये जुड़ा हुआ है। तो उद्देश्य हैं आपके 4। पहला है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। सेकंड। थर्ड आता है प्रतिष्ठा व और अवसरों की समानता, और फोर्थ आता है बंधुत्व की भावना का विकास। इसमें से एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। पहला है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इन तत्वों को 17 की रूस की जो क्रांति हुई थी वहां से ग्रहण किया गया है। पहला शब्द है इसका। इन तीनों शब्दों को कहां से लिया है? 1917 की जो रूस की क्रांति हुई थी वहां से ही लिया गया है। पहला शब्द है आपका सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। इसको समझते हैं। समाज के जो वर्ग सामाजिक कारणों से मुख्य धारा से पीछे रह गए थे, मतलब वो इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो, सोशल बैकग्राउंड हो, किसी भी तरीके से वो पीछे रह गए हों, तो उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ऐसा प्रावधान संविधान में लिखित है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े जो वर्ग हैं और महिलाओं को दिया जाने वाला आरक्षण इसी तर्क के तहत ही दिया जाता है। सामाजिक न्याय क्या हो? सभी को एक न्याय मिले, जिसे हम न्याय की बात करें तो इसे इक्विटी बोलते हैं, EQUITY। इक्विटी और इक्वलिटी में बहुत अंतर है, इसको हम मूल अधिकारों में पढ़ लेंगे।
आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आता है वो आपका है, शब्द है आपका आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब है पैसे से रिलेटेड बात होगी। आर्थिक न्याय का अर्थ समाज की कुल संपदा, सोशल वेल्थ के ऐसे वितरण से है कि समाज के समस्त आर्थिक संसाधन किसी छोटे से वर्ग तक सीमित ना रह जाएं। विभिन्न वर्गों में आय और जीवन के स्तर का अंतराल कम से कम हो। मजदूरों की कार्य दशाएं, वर्किंग जो कंडीशन है, ऐसी ना हो जिनका उनका शोषण किया जा सके। हर श्रमिक की मजदूरी इतनी जरूर होनी चाहिए कि वह गरिमापूर्ण तरीके से जीवन निर्वाह कर सके। वर्तमान में चल रहा जो मनरेगा कार्यक्रम है वो आर्थिक न्याय के आदर्शों को साधने का ही एक प्रयत्न है। अगर बात करें आर्थिक न्याय तो बहुत ज़्यादा ऐसा देखा जाता है कि आर्थिक न्याय भारत में बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हुए, कुछ भी हुआ, आय के जितने भी साधन है या संपत्ति है, उन सबको सरकार अच्छी तरीके से सभी को बराबर वितरण नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये आर्थिक जो न्याय है उसको नहीं दे पा रहा है संविधान, लेकिन कोशिश जरूर की जा रही है। अगला आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी के लिए जिन सहायक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है उनका वितरण इस प्रकार से होना चाहिए कि समाज का सामान्य नागरिक भी उनमें भागीदारी ले सके। वयस्क मताधिकार इसी के लिए किया गया है कि वयस्क मताधिकार में क्या होता है कि राजनीति में वो शामिल तो हो रहे हैं, वोट दे रहे हैं, तो उनका एक क्या है, भागीदारी जरूर है, उनका एक हिस्सा जरूर है। तो सामाजिक न्याय यहां से प्रतीत हो रहा है कि हाँ, सभी को सामाजिक न्याय मिल रहा है। वंचित वर्गों के लिए राजनीतिक आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। आरक्षण की अगर बात करें तो, राजनीति की बात करें तो पंचायत जो समिति होती है वहां पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो उसी का क्या करता है, ये पक्ष लेता है कि राजनीतिक न्याय दिया जाने लगा है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसा आपका क्या कहता है, राजनीतिक न्याय कहता है। सभी नागरिकों को समान रूप से मतदान करने, चुनाव लड़ने और सार्वजनिक पद को धारण करने का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन ये तभी होगा जब उसके लिए वो क्या हो, एलिजिबल हो। ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा और उस पर बैठ जाएगा, शासन करेगा, नहीं। उसके लिए जो प्रोसेस दिया है संविधान में, लॉ में, उसका अनुसरण उसे करना ही होगा। अब बात करते हैं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता। अगला पॉइंट है, इसको समझते हैं। स्वतंत्रता का यह आदर्श मूलतः फ्रांस की क्रांति 1917 से ही लिया गया है। इस पर कुछ वैचारिक प्रभाव अमेरिका का संविधान का भी है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को उतनी अधिकतम स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जितनी स्वतंत्रता बाकी के व्यक्तियों को दी जा सके। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता असीमित नहीं है, मतलब क्या इस पर कोई रोक टोक हो, ऐसा नहीं है, बल्कि इस पर रोक टोक लगी हुई है। अनुच्छेद 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। उन स्वतंत्रताओं पर क्या किया लगाए गए, 19 आर्टिकल में क्या किए गए, रेस्ट्रिक्शन लगाए, उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, उन पर कुछ निर्बंध लगाए गए हैं। युक्ति युक्त क्या है, वो सभी निर्बंध हैं जिनका उल्लेख इन स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए किया जा सकता है। और ये क्या, राज्य की सुरक्षा होनी चाहिए। राज्य की सुरक्षा का मतलब है जैसे सभी को, व्यक्ति को अधिकार होता है कि वो शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर कोई व्यक्ति सम्मेलन में हथियार लेकर आए तो राज्य की सुरक्षा को खतरा है, तो उस सम्मेलन को सरकार क्या कर सकती है, वहां का कोई भी पुलिस है वो सम्मेलन को भी बंद कर सकती है। लोक व्यवस्था अगर खराब हो, वहां कहीं दंगे हो जाए, हथियार लेके जाए, तो क्या पर, या फिर लोक व्यवस्था से तात्पर्य इस आधार पर भी लगा सकते हैं, वहां पर कोई बहुत ज्यादा गंदगी हो, डस्ट कर दी जाए, दौने पत्तले फैला दी जाए, तो लोक व्यवस्था क्या हुई, बाधित हुई। तो इसके आधार पर भी वहां पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकती है कि आप उस सभा को नहीं कर सकते। शिष्टाचार, सदाचार और ऐसी सभी अपराध को भड़काने वाले कोई बयान हो तो उनके आधार पर भी
उनके आधार पर भी क्या कहा जा सकता है, वहां पर रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है जो अत्यंत व्यापक है। इसके तहत व्यक्ति अपनी रुचि आस्था के अनुसार किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसके लिए वह स्वतंत्र है। वह अपने धर्म का प्रसार भी कर सकता है, इसके लिए भी स्वतंत्र है। वह अपने धर्म में किसी अन्य व्यक्ति को धर्म को आने के लिए क्या कर सकता है, इनवाइट कर सकता है, उसको प्रेरित कर सकता है। परंतु धर्मांतरण, एक धर्म से दूसरे में जाना, वो फोर्स नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती से कराया वो नहीं होना चाहिए। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। अगला जो पॉइंट आता है वो आपका प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता है। इसमें है कि सभी व्यक्तियों को ऐसी परिस्थितियां मिलनी चाहिए कि मानवोचित गरिमा के साथ समाज में उपलब्ध अवसरों का समान लाभ उठा सके, कि अर्थात उन सभी व्यक्तियों तक क्या हो, जो साधन है, जो भी रिसोर्सेज है, वो समान मात्रा में पहुंच सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार, मतलब उसमें समानता के अधिकार की क्या दी गई है, गारंटी दी गई है। उसमें आर्टिकल आते हैं आपके विधि के समक्ष समानता, धर्म लिंग के आधार पर असमानता का निषेध, लोक नियोजन के विषयों में अवसरों की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, ये आपके आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 दी गई। और यहाँ तक कि राजकीय नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसके अंतर्गत आर्टिकल 51 नहीं है वो, आर्टिकल 39 है। उस आर्टिकल 39 में पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बंधुत्व की भावना का विकास। बंधुत्व का आदर्श फ्रांस की क्रांति 1917 का मुख्य नारा था, जिसकी गूंज पूरे विश्व में फैली थी। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी उसे महत्व दिया और प्रस्तावना में शामिल किया। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी, उसके कारण भारतीय समाज में बंधुत्व की भावना का क्या हुआ था, बहुत ही ह्रास हुआ था। उसमें क्या आई थी, कमी आई थी। धर्म के आधार पर देश में विभाजन हो गया था, इसलिए जरूरी था कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता जरूर होनी चाहिए। और भारत के अंदर हम का मतलब है हम सभी कि भारतीय वो सभी कैसे हैं, अपने हैं। वी फीलिंग का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। यही कारण है कि भारत की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। व्यक्ति की गरिमा से आशय रूढ़िवादी और परंपरावादी किस्म की बंधुता से बचने की जरूरत है, जो व्यक्ति की गरिमा और स्वाधीनता को अस्वीकार करती है तथा उसे समुदायों के दबाव के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करती है। उन सभी से क्या करना है, बचना है। फिर आता है संविधान के उद्देश्य में। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए निर्धारित किया है कि गरिमापूर्ण जीने का अधिकार भारत की संविधान में मूल अधिकार है। एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता से तात्पर्य है कि जो एकता या बंधुता राष्ट्र विरोधी भावनाओं पर आधारित होती है, मतलब राष्ट्र का क्या करे, विरोध, तो उससे भी बचने की जरूरत है। वही बंधुता वांछनीय है जो देश की एकता और अखंडता को मजबूत करे। मतलब ऐसी एकता कायम कर ले कि जो राष्ट्र का विरोध कर रही हो, सरकार गिराने का विरोध कर रही है, तो उससे बचने की जरूरत है। वही अच्छा होता है जो राष्ट्र की एकता को क्या करे, मजबूत करे, लोगों में भाईचारा बढ़े, बंधुता बढ़े। अनुच्छेद 51 के द्वारा संविधान में शामिल किए मूल कर्तव्यों में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व यानी भाईचारे की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा या प्रदेश या वर्गों पर आधारित भेदभावों से क्या हो, परे हो, बिल्कुल दूर हो।
तो मैंने कोशिश की है कि आपको पॉलिटी में जो प्रस्तावना है उसको शुरू से लेके एंड तक अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया है जो वीडियो का लिंक हो या फिर ग्रुप का लिंक हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।